pressure of gas is inversely proportional with its volume. Very good. At constant temperature, बेटा कोई और बच्चा बोलिए, सिर्फ एक नहीं याद है और किसी को याद नहीं है? यस मैम याद है। हाँ बताइए बेटा। सेम ही है, वही at constant temperature the volume is inversely proportional to the pressure. Okay. So what is the mathematically representation of the compound of the law? Mathematical representation. वो तो किसी ने नहीं बोला. PV is equals to K. PV is equals to K. So that means कि V is directly proportional or inversely proportional? Inversely. Inversely. So V is inversely proportional to P. So that's why यहाँ पर क्या हो जाएगा? PV is equals to K. If more than one gas is present, then what's the formula of Boyle's law? P1 P1 is equals to P2 V2. P1 equal to P2 V2 equal to constant. P1 V1 is equals to P2 V2, but constant कहाँ गया? Where is constant? Is equals to K. Ma'am is equal to constant. Is equal to constant. Okay, so that means कि both gases जिसमें भी the sum of pressure and volume is equals to other gas. P1 is equals to P1 V1 is equals to P2 V2. Sorry बेटा. ठीक है बेटा, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो मैम। अब हम लोग चार्ल्स लॉ पढ़ते हैं बेटा। चार्ल्स लॉ में देखिए, यहाँ पर कल हम लोगों ने बात की थी कि वॉल्यूम एट टी टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये एक फॉर्मूला जो है वो तो है, इसका एक अल्टरनेटिव मेथड, क्योंकि ये तो बहुत टफ लग रहा है आप लोगों को कि ये वी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस वी नॉट अपॉन 273 इंटू टी। इसमें मैंने आपसे कहा था कि अल्टरनेट फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। एक बार वो फिर से बता देती हूँ, क्योंकि मैसेज आ रहा था कि मैम प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए, तो मैंने सोचा आज क्लास में ही कर दूंगी। देखिए, अगर इसको आप प्रोडक्ट साइड में जो लिखा है, राइट साइड में जो लिखा है, इसको अगर आप एलसीएम लेते हो बेटा तो हो जाएगा वीटी इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर आपने ऐसे एलसीएम ले लिया है। देखिए यहाँ पर नीचे 273 है बेटा, तो 273 एज इट इज रहेगा, और मैथ्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जैसे हम लोग मैथ्स में करते हैं ना बेटा, यहाँ पर अगर 1 रख देते हैं, वी नॉट अपॉन 1, तो यहाँ पर ऊपर क्या हो जाना चाहिए था बताइए, वी नॉट अपॉन 1 अगर कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 273 है तो ऊपर 273 वी नॉट आ जाएगा बेटा। क्यों? इतना तो मैथ्स में पढ़ा है, वी नॉट। अब उसके बाद प्लस में क्या आएगा देखिए, हाँ प्लस में देखिए बेटा क्या आएगा, प्लस में आएगा क्योंकि 273 तो कॉमन है, तो yes, वो तो ma'am. आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, वी नॉट टी, है ना। अब देखिए इसमें वी नॉट हमारा कॉमन दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है? हाँ वेरी गुड। तो वी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, हमने वी नॉट को कॉमन ले लिया और यहाँ क्या कर दिया 273 प्लस टी, है ना बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन? और अपॉन में क्या आएगा बेटा 273, है ना। अगर मान लीजिए आपको याद होगा 273 को हम लोग टी 0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो हम लोग किसके बराबर मानते हैं, 273 केल्विन। हाँ 273 केल्विन, ये बात पता है ना आप लोगों को। तो इस इक्वेशन में
अगर मैंने कहा 273 जो दिया हुआ है, जो इस इक्वेशन में आपका टी जो v नॉट इंटू टी के टर्म्स में, तो उसको मैंने मान लिया टी नॉट इज इक्वल्स टू 273। तो अब इसको क्या लिखेंगे 273 प्लस टी, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे बेटा जी, कैपिटल टी, क्योंकि ये कोई भी 273 प्लस टी जो है बेटा ये एट गिवन टेम्परेचर होगा। तो अब इस फॉर्मूले में अगर आप देखो, इसी फॉर्मूले में मैं थोड़ा सा इरेज करके आपको बता रही हूं कि अगर इस फॉर्मूले में जो आपने अभी निकाला है, इस फॉर्मूले में अगर आप पुट करोगे तो बेटा Vt इज इक्वल्स टू V नॉट, और यहाँ पर देखो 273 प्लस टी को क्या लिखेंगे बेटा, बताइए। कैपिटल टी, वेरी कैपिटल गुड, टी। हाँ वेरी गुड, कैपिटल टी लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया कैपिटल टी, अब अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, टी नॉट। टी नॉट, वेरी गुड। इसमें तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बेटा, Vt is equals to V naught T upon T naught। सॉरी। अब देखिए बेटा, इसमें अगर हम V को एक ही साइड लेकर आते हैं मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका Vt अपॉन V नॉट इज इक्वल्स टू T अपॉन T नॉट, ठीक है ना स्टूडेंट्स। Vt इज इक्वल्स टू T और V नॉट Vt अपॉन V नॉट इज इक्वल्स टू T अपॉन T नॉट। तो अगर केवल इन दोनों को अलग से कंसीडर करो बेटा, तो देखिए Vt इज इक्वल्स टू तो T आ रहा है और V नॉट इज इक्वल्स टू T नॉट आ रहा है बेटा। तो दैट मीन्स इससे हमें क्या पता चलता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टेम्परेचर। very good, V is directly proportional to T. This is the alternative form of Charles law. You can write it also, आप इसको भी लिख सकते हो बेटा जी, जैसे आप लोगों ने वहां पर लिखा था ना V is inversely proportional to T, तो आप चार्ल्स लॉ को भी लिख सकते हो V is directly proportional to T, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आप कहोगे आपने ये क्यों बताया था, आपको ये फॉर्मूला इसलिए बताया गया है कि दिस इज द राइट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ, बट दिस इज द अल्टरनेटिव मेथड, ठीक है बेटा, उससे हमने इसको डिराइव किया है, बट जो चार्ल्स ने दिया था बेटा वो यही दिया था, इसलिए इसको भी पता होना जरूरी होता है, क्योंकि जब आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं बेटा, जब आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं तो एट दैट टाइम मे बी दिस इज अ ऑप्शन, आपको ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, और एट दैट टाइम आप सोचते कि नहीं ये तो पता नहीं क्या दिया हुआ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हमने पढ़ा है तो हम वही पढ़ेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स आपको बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। वॉइस लॉ, चार्ल्स लॉ, इन दोनों में कोई कंफ्यूजन है बेटा? नो मैम। अच्छा No, तो ma'am. देखिए बेटा, हाँ अब देखिए बेटा, जैसे वहां पर अगर आप कह रहे हो कि डिफरेंट गैसेस हैं, तो जैसे या वॉल्यूम और टेम्परेचर हम इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं सेम गैस का भी, तभी भी क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, क्या हो जाएगा बेटा, V1 T1 upon V1 upon T1 is equals to V2 upon T2 is equals to वेरी 1 गुड, V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2 एंड सो ऑन। अगर मान लीजिए टेम्परेचर एक और बार चेंज किया गया है या 3 गैसेस कंसीडर किए गए हैं तो उसमें यही होगा, ठीक है। अब एक बार ये बोर्ड में तो नहीं आया है, आपके कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा, एक मिनट, ये कौन, अच्छा पढ़ाई तो कर रहे हो बट आप डिस्टर्ब भी कर रहे हो, कौन है? चलिए देखिए बेटा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2 में?
इसमें तो नहीं है ना कोई कंफ्यूजन। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे पहले मैं ये पूछ रही थी व्हाई केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर इज बेटर देन सेल्सियस स्केल। इसमें क्योंकि टेम्परेचर आपका कंसीडर किया गया है स्टूडेंट, तो ये आपको एक पूछा जाता है कंपटीशन क्वेश्चंस में कि हम टेम्परेचर को केल्विन में क्यों कंसीडर करते हैं, हम उसको मैम क्यों? सेल्सियस में क्यों नहीं कंसीडर कर सकते हैं। मैम बिकॉज वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसमें केल्विन में, और नेगेटिव स्केल भी नहीं होता है, नेगेटिव वेरी टेम्परेचर भी नहीं गुड, होता। वेरी गुड। ये किसने बताया था? आदित्य? आयुष। यस आयुष, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए पहली बात तो यहाँ पर ये है कि आपको मालूम है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दोनों एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं गैसियस में, तो इसमें कोई नेगेटिव टेम्परेचर जो है वो कंसीडर नहीं किया जा सकता है, कोई नेगेटिव स्केल नहीं होता है, क्योंकि आपको मालूम है वॉल्यूम जो है वो नेगेटिव में कंसीडर नहीं होता है। हाँ बेटा, तो इसमें क्या नहीं आपको समझ में आया है, पूछ लीजिए। क्या नाम है इसका? अच्छा आ गया, ठीक है। किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप उसमें मुझे रोक के पूछ सकते हो। अब उसके बाद है बेटा, अपने ये दो लॉ पढ़ लिए हैं, वॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। अब इसके बाद जो हमारा लॉ है वो है एवोगैड्रो लॉ। देखिए एवोगैड्रो लॉ होता क्या है, ये आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, किसी स्टूडेंट को याद है एवोगैड्रो लॉ? एनीवन? एवोगैड्रो लॉ ये तो आपका फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था आप लोगों ने बेटा जी, भूल गए? चलिए कोई बात नहीं। मैम वॉल्यूम ऑफ वन गैस इज मोल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल्स। यस वेरी गुड। देखिए आपका जो एवोगैड्रो लॉ है, आपको मालूम है एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट नेम है, अमीडियो एवोगैड्रो उनका नेम था, 1911 में उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। तो एवोगैड्रो ने ये कहा था इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर contains equal number of molecules. Same So that molecule. means, yes, so that means कि if V is directly proportional to N, here N is number of moles of gaseous particles, number of moles of gaseous particles. तो यहाँ पर इस इक्वेशन में कांस्टेंट क्या होगा? टेम्परेचर भी और प्रेशर भी, बोथ आर कांस्टेंट। समझ में आया बेटा? तो आपका फॉर्मूला क्या हुआ यहाँ पर एवोगैड्रो लॉ का? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हुआ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n। व्हाई नॉट केमिकल n? सॉरी कैपिटल N। कैपिटल N क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है बेटा, ठीक है ना? ये याद रखिएगा, आपको जो कैपिटल N है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है बेटा? इसमें कोई कंफ्यूजन है? No ma'am. नो मैम। नो देखिए मैम। हाँ, इसमें बेटा दोनों ही आपका किसी किसी रेफरेंस बुक्स में जो है उसमें आपको लिखा होगा V is directly proportional to capital N। उसका रीजन ये होता है, एवोगैड्रो ने तो यही प्रूव किया था कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो होते हैं वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है बेटा? लेकिन आपको मालूम है स्मॉल एन यानी नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उसका रिलेशन क्या होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से? देखिए ये बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा जी। स्मॉल n यानी नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N, क्योंकि इसका रीजन ये होता है बेटा कि n इज इक्वल्स टू कैपिटल N यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। So n is directly proportional to n, so V is directly proportional to n। ये रेफरेंस बुक्स में आपको दिया होगा, बट आप जो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए यूज करेंगे वो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स का।
मोस्टली आपको यही यूज करना है, ये अल्टरनेटिव है कि उससे डेराइव्ड फॉर्मूला है। एवोगैड्रो ने नंबर ऑफ मोल से ही रिलेशन को डेराइव किया था। ठीक है बेटा, तो अगर आपकी बुक्स में कैपिटल एन भी लिखा हो तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। इस तरह से दोनों जो हैं गैसियस मॉलिक्यूल्स में रिलेट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसलिए आप इसको भी लिख सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है बेटा? एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस टॉपिक बेटा? किसी को कंफ्यूजन है इस टॉपिक में? नो मैम। नो अच्छा, मैम। अब देखिए आपने अभी कितने लॉस कर लिए हैं, जरा एक बार बता दीजिए, मैं भूल गई हूँ। 3. मैम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो और भी एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है बेटा, इन तीनों में कौन सा पढ़े। ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है? वॉल्यूम। 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 वेरी गुड, वेरी गुड, वॉल्यूम। वेरी गुड। अगर मैंने कहा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कह रहे हैं जरा बताना मुझे। वी के टर्म्स में ही आप मुझे तीनों बताइए। अगर तीनों में कॉमन वी है तो वी के टर्म्स में आप मुझे बता V is दीजिए। directly proportional to pressure. Inversely. Inversely Inversely proportional to pressure. yes, V is inversely proportional to pressure। और चार्ल्स लॉ ने क्या था? V is directly proportional to temperature। टेम्परेचर। Directly proportional to temperature. And what about Avogadro law? V is directly proportional to number of Directly moles. proportional to small length. वेरी गुड, वेरी गुड। सो अब देखिए इन तीनों में अगर वॉल्यूम तीनों के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ बेटा कि V is directly proportional to NT upon P। लिख सकती हूँ कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, भाई ma'am. जब तीनों लोगों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर ऐसे लिख सकते हैं तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, PV is equals to, सॉरी अभी इक्वल नहीं लगाएंगे, PV is directly proportional to NT। लिख सकते हैं बेटा? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को? आपने जो तीन No, लॉ ma'am. पढ़े हैं, No, ma'am. आपने जो तीन लॉ पढ़े हैं बस उन तीन को मैंने समराइज किया है बच्चा। मैंने लिख दिया है V is directly proportional to NT upon P। उसके बाद फिर सॉरी, उसके बाद मैंने लिखा है PV is directly proportional to NT। ठीक है बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को? No, ma'am. अच्छा देखिए बेटा, ये बात आपको पता है जब कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, सबको पता है ना बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पर बेटा जी हम लोगों ने लिखा PV इज इक्वल्स टू, वैसे आपके अकॉर्डिंग तो NT पहले से था तो कांस्टेंट जो है वो या तो आपका पहले आना चाहिए, और रूल भी वही होता है कि कांस्टेंट हमेशा पहले आता है, उसके बाद जो आपके टर्म्स हैं वो लिखे जाते हैं NT। लेकिन क्योंकि इसमें एक ये स्मॉल लेटर्स में होता है तो उसको भी लिखने का तरीका होता है, तो इसलिए इसको इजी शेप के लिए हम लिख देते हैं। हाँ, PV is equals to NRT। PV is equals to NRT। ठीक है बेटा, ये क्या होती है हमारी? यही हमारी होती है आइडियल गैस इक्वेशन, और ये आपके एग्जाम में बहुत आती है आइडियल गैस इक्वेशन। इससे ज्यादा इजी और कोई फॉर्म नहीं हो सकता है, इसका और भी एक फॉर्म होता है वो भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन ये एक अल्टरनेटिव फॉर्म है और सबसे इजी फॉर्म है, आप बहुत इजीली इसको कर सकते हो। ठीक है बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? इसमें कोई कंफ्यूजन है आइडियल गैस इक्वेशन में किसी को बेटा? किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबको पता ही है? चलिए वेरी गुड।
तो देखिए बेटा, इसमें आप मुझे टर्म्स आप बता दीजिए कि इसमें कौन सा टर्म क्या होता है। हेयर P रिप्रेजेंट्स, P क्या है बेटा? प्रेशर pressure, वेरी गुड। V क्या है बेटा? Volume. Volume. वॉल्यूम Volume. N क्या है? Number of of Moles. नंबर ऑफ मोल T क्या है? temperature. 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 बेटा आप सारे स्टूडेंट्स को हाफ मार्क्स मिलेगा। of gas, यस, प्रेशर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। केवल आप टेम्परेचर जो है, केवल आप टेम्परेचर में आप इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप देखते हैं आर क्या है बेटा जी, यहाँ पर आर बताइए। constant, गैस कांस्टेंट Constant. गैस ideal कांस्टेंट gas, क्या है बेटा जी? गैस कांस्टेंट। अब गैस कांस्टेंट जो आप कह रहे हैं वो बताइए, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? दो वैल्यूज हैं जो आपको बहुत ज्यादा यूज होती है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है बेटा, और उनको आपको नोट करना ही करना है। और अगर इनकी वैल्यूज आपने गलत कर दी, आप पूरा न्यूमेरिकल सही करिएगा फिर भी वो गलत ही हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब आपको ये याद रखना है, इन वैल्यूज को आप प्लीज नोट कर लीजिएगा। अगर आपको हो तो मैं इसको डेराइव करके भी दिखा सकते हैं। चलिए ठीक है बेटा। आप देखिए, सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि आर को हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है बेटा। आर को हम लोग क्या बोलते हैं? Universal gas. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब देखिए, इसमें अलग अलग वैल्यूज आपको रखने हैं। तो सबसे पहली वैल्यू आपको याद करनी है, और जो 12th में भी आपको यूज ही करनी है, आर की वैल्यू वो होती है 8.314 इंटू 8.314 जूल देखिए, जूल पर, आवाज देखिए, जूल पर केल्विन पर मोल। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम लोगों को, आप लोगों को मालूम है, अगर इस तरह लिखा हो बेटा, जूल ये K-1 मोल -1 पी लिया कितना? Yes, मैम पता है। यस मैम इनवर्स अपॉन में हो जाता है वो। ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू जो है बेटा, वो हमारी यही वैल्यू है, 12th में भी यही यूज होती है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। सिर्फ एक और यूज होती है हमारी, वो बता देती हूँ कौन सी है। देखिए, अगर हमारा वॉल्यूम जो है वो लीटर्स में दिया हुआ है बच्चा, ठीक है, वॉल्यूम अगर लीटर्स में दिया हुआ है तब इसकी वैल्यू जो है, और प्रेशर जो है वो 1 atm फॉर्म में दिया है, तो तब इसकी वैल्यू जो है वो R इज इक्वल्स टू 0.0821 लीटर atm केल्विन -1 मोल -1, ये हो जाएगी। इन दो वैल्यू के अलावा और
ना पीऊं, अब नहीं पीऊंगी। इन दोनों वैल्यूज के अलावा और कोई वैल्यू जो है वो आपको नहीं करनी है। ठीक है बेटा, अब इसका एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवा रही हूँ, वो आप कर लीजिए जरा। ठीक है, एक कॉपीज हैं आप लोगों के पास बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मैं क्वेश्चन आपको कैसे, एक मिनट बेटा। ये न्यूमेरिकल आपको करना है। किसी के पास फर्स्ट एनसीईआरटी बुक है किसी के पास? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनसीईआरटी अगर है तो आप उसको खोलिए बेटा। स्टेट्स ऑफ मैटर में एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर, एनसीईआरटी आप लोगों ने खोली बेटा? देखिए आपको ये पता है ना, लिक्विड इससे पूरा तरह से हट गया है बेटा जी। हाँ, एनसीईआरटी का बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इसमें नहीं, 8 लॉ इसमें और लगेगा। नहीं, ये मत करिए। मैं एक ऐसा क्वेश्चन देख रही हूँ जिसमें सिर्फ, चलिए ये वाला कर लेते हैं। बहुत छोटा क्वेश्चन है, मैं जिन बच्चों के पास नहीं भी है उनको मैं लिखवा दूंगी। 10th क्वेश्चन देखिए जरा। 10th क्वेश्चन बेटा, एनसीईआरटी का 10th क्वेश्चन दिखा आप लोगों को, या 9th क्वेश्चन देख लीजिए। दोनों में से एक ही बात है। 9th या 10th में से एक, कुछ जो भी आपको इजी लग रहा हो उनमें से एक कोई भी आप बताइए, कौन सा करोगे जल्दी से। चलिए मैं बता देती हूँ, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनके लिए जरा क्वेश्चन लिख लो बेटा। तो डेंसिटी ऑफ अ गैस, मैं लिख भी रही हूँ, द डेंसिटी ऑफ अ गैस, आपको डायरेक्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। आपको डेंसिटी गिवन है बेटा किसी गैस की। अब आपको कैसे करना है ये न्यूमेरिकल, आपको ये देखना है। सो डेंसिटी ऑफ अ गैस इज, डेंसिटी दी हुई है 5.46 ग्राम पर डीएम क्यूब at 27 डिग्री सेल्सियस अंडर 2 बार प्रेशर। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट विल बी इट्स डेंसिटी एट एसटीपी। एसटीपी पर यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। डेंसिटी आपको निकालनी है। पहले तो ये बताइए कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया है बेटा? कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है वो बताइए पहले। आ गया है आप लोगों को समझ में? बेटा आप लोग, आवाज नहीं जा रही है क्या? हाँ समर्थ बेटा, आपको आ गया है समझ में या पूछना है बेटा? No, no, ma'am. अच्छा, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए इसको मैं स्क्रीन शेयर करके इसको, देखिए बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है, एक बार फिर से समझते हैं। क्वेश्चन में आपका गिवन क्या है? कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में भी गिवन लिखना होगा बेटा। गिवन का आपका हाफ मार्क्स होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है बेटा डेंसिटी ऑफ गैस। अब डेंसिटी ऑफ गैस गिवन है बेटा 5.46 ग्राम पर डीएम क्यूब। ठीक, फिर उसके बाद इसी में हमें टेम्परेचर गिवन है। देखिए डेंसिटी रो से भी आप रिप्रेजेंट करते हो, डी से भी रिप्रेजेंट करते हो, टेम्परेचर को आप टी से रिप्रेजेंट करते हो। तो इसमें आपको दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, बट अभी आप लोगों ने बोला था कि इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे।
और केल्विन में अगर इसको आप चेंज करोगे तो 27 प्लस 273 डायरेक्ट आप लिख सकते हो 300 केल्विन। ठीक है बेटा। उसके बाद फिर और क्या गिवन है आपको, प्रेशर गिवन है। प्रेशर को डायरेक्ट मैंने लिख दिया है 2 बार। आपको देखिए डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर सब कुछ तो गिवन है, लेकिन उसने कहा है फाइंड डेंसिटी। फिर से आपको डेंसिटी फाइंड करनी है, बट एट दैट टाइम आपका टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड TNP। तो दैट मीन्स अब आपको दो वैल्यूज दिए गए हैं ना, 2 टेम्परेचर है, 2 प्रेशर है और 2 डेंसिटी है बेटा। यस और नो? यस मैम। यस और नो? तो बेटा अब हम इसको कैसे करेंगे वो समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है अकॉर्डिंग टू गैस लॉ, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है अकॉर्डिंग टू गैस लॉ बेटा, उसमें तो फॉर्मूला कुछ इस तरह था, PV, अब इसमें देखिएगा बहुत ध्यान से, इज इक्वल्स टू nRT। ठीक है बेटा, PV इज इक्वल्स टू nRT। अब जब गैस है, एक ही गैस की बात हो रही है, तो R कांस्टेंट है और N यानी नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है। तो अब इसमें अगर मुझे करना है P1, V1 और T1, तो इसी इक्वेशन को आप इस तरह लिख सकते हो, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू nR। तो सिमिलरली इसी को और क्या लिख सकते हैं, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। सेम गैस के लिए बात हो रही है, केवल हमने टेम्परेचर और प्रेशर चेंज किया है, गैस चेंज नहीं की है बेटा। तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। अब फिर से वही प्रॉब्लम आ गई कि P1 V1 अपॉन T1 में हमारे पास P1 P2 दोनों हैं। कैसे दोनों हैं? क्योंकि स्टैंडर्ड अगर है, स्टैंडर्ड में P को हम लोग क्या मानते हैं बेटा जी, 1 बार, याद है ना? वैसे 1.013 होता है, लेकिन हम लोग इजी कैलकुलेशन के लिए इसको 1 बार लिख लेते हैं। और टेम्परेचर भी आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 273 केल्विन। तो यानी P2 भी पता है, T2 भी पता है, T1 भी पता है, P1 भी पता है, लेकिन V तो गिवन ही नहीं है। V तो गिवन ही नहीं है, तो अब क्या करोगे बेटा? निकालना क्यों बेटा? ये तो 2 फैक्टर्स नहीं गिवन है, यानी ये गलत हो गया। देखिए आपको पता है बेटा, डेंसिटी ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो अगर हमने डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट किया या D से रिप्रेजेंट किया, एक ही बात है। आप D से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, रो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ज्यादातर बुक्स में रो लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको कह रहे हैं। तो अगर D1 है तो वो हो जाएगा V1, और अगर डेंसिटी 2 की बात हो रही है तो हो जाता है V2। तो दैट मीन्स इसी फॉर्मूले को हम लोग और किस तरह लिख सकते हैं बेटा जी, P1 V की जगह क्या हो जाएगा, रो 2 अपॉन T1, और क्योंकि ये इस साइड जाएगा ना 1 अपॉन में, तो इधर आ जाएगा, और यहाँ P2 और रो 1 अपॉन T2। इसमें कोई कंफ्यूजन बेटा किसी को? इस फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। तो मैं इसको भी डेराइव करके बताऊंगा अगर कोई कंफ्यूजन है तो। आ गया? तो अब देखिए मुझे निकालना क्या No है, ma'am, हाँ, yes डेंसिटी ma'am, आ गया। निकालनी है। हाँ, डेंसिटी बेटा हमें 2 की निकालनी है, डेंसिटी 2 की। तो अब इसी फॉर्मूले को P2 रो 1 T1 अपॉन ये P1 इधर आ जाएगा, P1 T2। बस अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करने हैं बेटा। कोई कंफ्यूजन बेटा? देखिए एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि वो बहुत कम न्यूमेरिकल्स हैं, और एक ही न्यूमेरिकल्स में बहुत सारी चीजों को वो फाइंड आउट करवा लेते हैं। और जो रेफरेंस बुक्स होती हैं उनमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, सिमिलर टाइप्स के होते हैं। तो एनसीईआरटी के सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं सारे। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में बहुत कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि बच्चों को ये लगेगा कि वैल्यूज एक ही दिए हुए हैं, डेंसिटी भी गिवन है, अब हम डेंसिटी, दूसरी डेंसिटी क्यों निकालें और कैसे निकालें। तो STP दे रखा है बेटा, ये याद रखिएगा बेटा।
ठीक है ना? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा तो आप बता दीजिए। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। No, ma'am. नो मैम। मैम